नमस्कार दोस्तों। विषय इतिहास में अभी तक हमने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नगर नियोजन देखा हुआ था, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था, जिसमें देखा हमने नगरों के बारे में कि यहाँ पर सड़कें किस तरीके की थी, यहाँ पर भवन किस तरीके के बनाए गए थे। तो चूंकि हमने नगर नियोजन देख लिया था कि किस पद्धति पर आधारित नगर नियोजन था, सड़कें किस पद्धति पर आधारित थी, या किस तरीके का यहाँ का नगर नियोजन था, तो उसके पश्चात जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, अब नगर नियोजन कंप्लीट हो चुका है, तो स्वाभाविक सी बात है आज हम देखेंगे नगरों के बारे में कि कौन सा नगर कहाँ पर अवस्थित है और उस नगर से कौन सा साक्ष्य हमें मिलता है। मैं देव वर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देव वर्मा एकेडमी पर। साथियों, अगर हम स्थलों की बात करें या कौन सा नगर कहाँ पर मिला उसकी बात करें, तो अधिकांशतः यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, या कोई सा भी एग्जाम एसआई लेवल का हो, या अदर जो भी एग्जाम है वहां पर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और अधिकांश तो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि यह नगर किस नदी के तट पर अवस्थित है, या फिर ये साक्ष्य कौन से नगर से मिला हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बने हुए हैं। तो स्थलों में हमें देखना क्या क्या है, हम मुख्य स्थलों के बारे में देखेंगे, कौन कौन से मुख्य स्थल या नगर वहां पर मिले हुए हैं हड़प्पा से संबंधित। चूंकि 2800 से अधिक स्थल मिल चुके, तो हमें सभी के बारे में तो जानना जरूरी नहीं है, लेकिन मुख्य स्थल जहां से क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ हम उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थल के बारे में। दूसरा रहेगा किसके द्वारा उस स्थल की खोज की गई, वह स्थल कौन सी नदी के किनारे या तट पर बसा हुआ है, वर्तमान में उस स्थल की स्थिति क्या है, वह नगर वर्तमान में कहां पर अवस्थित है, और वहां से कौन सा प्रमाण मिला, कौन सा साक्ष्य मिला, या कौन से पुरातात्विक अवशेष वहां से हमें मिले हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हड़प्पा की, जिस सभ्यता का नामकरण जिस नगर के नाम पे किया गया और सबसे पहले जिस नगर की खोज की गई वह था आपका हड़प्पा। तो हड़प्पा जो नगर है 1921 में, आप जानते हैं इसकी खोज दयाराम साहनी करते हैं। तो डी.आर. साहनी, दयाराम साहनी को ही डी.आर. साहनी कहा गया, और माधव स्वरूप वत्स से, तो डी.आर. साहनी और माधव स्वरूप वत्स से इसकी खोज या इसका उत्खनन करते हैं। हड़प्पा की बात अगर हम करें तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा हुआ है, और अगर क्वेश्चन बनता है कि रावी नदी के बाएं या दाएं तट पर बसा हुआ है, तो वह आपका बायां तट। वर्तमान में अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो वर्तमान में ये मोंटगोमरी जिला है, आपका पश्चिमी पंजाब के अंतर्गत आता है ये जिला, जो कि है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान का पश्चिमी पंजाब प्रांत है, उस पश्चिमी पंजाब प्रांत के अंतर्गत आता है आपका मोंटगोमरी, जहां पर अभी हड़प्पा नगर आपका बसा हुआ है, यह हड़प्पा नगर मिला हुआ है। अब बात करते हैं हम यहाँ से कौन से साक्ष्य मिले इस हड़प्पा नामक स्थल से। तो सबसे पहला मिला हमें पीतल की इक्का गाड़ी। अब देखिए, आपने बैलगाड़ी नाम सुना होगा, ठीक ऐसे ही इक्का गाड़ी होती है, लेकिन सिर्फ इसमें अंतर इतना रहता है कि जो बैलगाड़ी होती है उसमें दो बैलों को जोता जाता है, दो बैलों का उपयोग किया जाता है, लेकिन इक्का गाड़ी में एक बैल का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे इक्का गाड़ी कहा गया। तो पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले हमें हड़प्पा से। दूसरा है शंख का बना बैल। जैसे आप खिलौने बनाते हैं, तो खिलौने जब बनाते हैं तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी वस्तु को देखकर ही खिलौने बनाते हैं। तो चूंकि शंख का बना बैल यहाँ पर मिला, तो इससे एक प्रमाण भी सत्य हुआ, यह स्थापित हुआ कि यहाँ पर बैल या कहीं जानवरों में बैल का भी उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पर हमें शंख का बना बैल मिला। तीसरा है कब्रिस्तान। अब देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि संपूर्ण सभ्यता में हमें कुछ ना कुछ दाह संस्कार के संबंध में मिलेगा, या संस्कार कितने तरीके से किया जाता था। जैसे हमें यहाँ पर 3 तरीके से दाह संस्कार देखने को मिला, लेकिन एक यहाँ पर विशेष प्रकार का R37 प्रकार का दाह संस्कार मिला या कब्रिस्तान मिला। ये इसमें होता क्या था, R37 प्रकार का जो हमें कब्रिस्तान मिला, इसमें जो व्यक्ति होता था उसका सिर होता था उत्तर की ओर, अर्थात नॉर्थ दिशा में उसके सिर को दफनाया जाता था। साथ ही साथ उसके जो पैर होते थे वो होते थे दक्षिण दिशा की ओर। और जो 37 लिखा रहा है यहाँ पर, ये देखा गया कि इस व्यक्ति के साथ यहाँ पर 37 वस्तुएं भी रखी गई थी। अब इससे क्या तात्पर्य है कि जब व्यक्ति को दफनाया गया तो उसके साथ यहाँ पर उनको 37 प्रकार की वस्तुएं मिली। तो इससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग परलौकिक सत्ता में भी विश्वास रखते थे। 2 लोग हम देखते हैं, एक रहता इहलोक, इस धरती के संबंध में जो बात करते हैं, एक रहता परलोक, इस धरती से परे। तो जब 37 प्रकार की वस्तुएं यहां से मिली, तो अनुमानतः हम कह सकते हैं
कि शायद ये परलौकिक सत्ता में विश्वास करते होंगे, तभी किसी व्यक्ति की मृत्यु उपरांत वहां पर ये चीजें मिली। हो सकता है इन्होंने सोचा होगा कि इसकी मृत्यु उपरांत इसको ये वस्तुएं काम आएगी, जो भी तर्क हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं परलौकिक सत्ता को इंगित करता है। दूसरा है ताबूतों में समाधान, अर्थात दाह संस्कार का एक रूप हमें यहाँ पर मिला। ताबूत जो होते हैं उस ताबूतों में यहाँ पर समाधान के साक्ष्य मिले। अगला अगर हम बात करें तो मजदूरों के आवास हमें मिले हैं हड़प्पा नामक स्थल से। और अन्नागार, जैसे मोहनजोदड़ो के बारे में हमने नगर नियोजन में पढ़ा था कि यहाँ का अद्भुत निर्माण था बृहद स्नानागार, वैसे यहाँ पर अन्नागार मिला हमें। और पूरी संपूर्ण जो हड़प्पा सभ्यता थी, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में हमें अन्नागार मिले, लेकिन हम सबसे बड़े अन्नागार की बात करें तो वह था आपका हड़प्पा में। अब सोचिए आप, ये कितनी विकसित सभ्यता थी कि हो सकता है कभी अकाल जैसी स्थिति आ जाए, या कभी हो सकता है अनाज का उत्पादन न हो पाए, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अन्न का भंडार किया जाता था, ताकि ऐसी परिस्थितियां आने पर उस भंडार गृह से या उस अन्न के भंडार से अन्न सभी लोगों की पूर्ति कर सके। तो यहाँ पर हमें एक विशेष प्रकार का एक बहुत बड़ा अन्नागार देखने को मिला। तो अगर हम इसको मैपिंग के थ्रू समझे तो कुछ इस तरीके से हम मैप में देख सकते हैं कि वर्तमान में इसकी स्थिति किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। देखिए, यहां से हमने देखा था, यहां से आपकी रावी नदी प्रवाहित होती है, कुछ इस तरीके से आपकी रावी नदी प्रवाहित होती है। ऊपर की ओर से है आपकी चिनाब नदी, ये थी आपकी चिनाब नदी। यहीं से एक और नदी आपकी आ रही थी झेलम नदी, और नीचे की ओर से थी आपकी सतलुज नदी। तो ये जो नदी थी ये थी आपकी रावी नदी, और इस रावी नदी के बाएं तट पर बसा हुआ है आपका हड़प्पा। देखिए हड़प्पा, यहाँ पर है रावी नदी, तो ये थी आपकी रावी नदी। इस रावी नदी के बाएं तट पर, ये है आपका बायां तट, यहाँ पर बसा हुआ है आपका हड़प्पा। ठीक यही नदी जब आगे की ओर बढ़ती है तो आगे की ओर बढ़कर ये सिंधु नदी में मिल जाती है, ये बह रही थी आपकी सिंधु नदी। तो अगला जो नगर है वह नगर है मोहनजोदड़ो। आप जानते हैं स्तूपों की जब खोज कर रहे थे राखालदास बनर्जी, तो 1922 में इन्हें एक स्थल मिलता है जिसका नाम ये रखते हैं मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं आर.डी. बनर्जी या राखालदास बनर्जी। अगर हम बात करें किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये सिंधु नदी के दाएं तट पर बसा हुआ है। तो देखिए, यहां से थी आपकी रावी नदी, ये प्रवाहित हो रही थी, यहाँ ये नदियां आकर सिंधु नदी में मिल रही थी, तो ये बह रही थी आपकी सिंधु नदी। इस सिंधु नदी का दायां तट है ये, इधर बसा हुआ था आपका मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो, अगर हम वर्तमान की स्थिति की बात करें तो ये आपका है पाकिस्तान। इस पाकिस्तान के अंतर्गत है आपका सिंध प्रांत, उस सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है आपका मोहनजोदड़ो। अगर हम यहाँ के साक्ष्य की बात करें, कौन से प्रमाण यहाँ मिले, तो हमने जब नगर नियोजन पढ़ा तो उसमें हमने देखा यहाँ पर बृहद स्नानागार मिला, जिसे धार्मिक अनुष्ठान से जोड़ा गया, साथ ही साथ जो कि इस सभ्यता का सबसे अद्भुत निर्माण कहा जा सकता है। तो बृहद स्नानागार मिला हमें कहां से, मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, आप जानते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता इसे इसलिए भी कहा गया क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया था। तो हमें यहाँ पर कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली। मातृ देवी की मूर्ति, अब देखिए जब आप हड़प्पाई समाज के बारे में पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हड़प्पा का जो समाज है वह है मातृ सत्तात्मक। दो तरीके के समाज के बारे में देखते हैं, एक पितृ सत्तात्मक, एक मातृ सत्तात्मक। तो यह अनुमान कैसे लगाया कि यह समाज मातृ सत्तात्मक था, क्योंकि हमें लिपि तो मिली, उस लिपि को हम पढ़ नहीं सके। तो जो स्रोत थे, जो भी स्रोत मिले, उन स्रोतों के आधार पर यह पुरातात्विक जो खुदाई हुई थी या अवशेष थे, उसके आधार पर हमने अनुमान लगाया कि मातृ सत्तात्मक यहाँ पर समाज था। लेकिन वो कैसे, तो मातृ देवी की मूर्ति, उर्वरा की देवी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, ऐसी अधिकांशतः स्त्रियों की मूर्ति इस हड़प्पा सभ्यता में मिली। तो इससे कहीं ना कहीं अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर हो सकता था कि वर्चस्व स्त्रियों का रहा होगा, क्योंकि अधिकांशतः हमें मूर्तियां स्त्रियों की मिली, जिसके कारण यहाँ पर इसे मातृ सत्तात्मक समाज भी कहा गया। तो मातृ देवी की मूर्ति मिली आपकी मोहनजोदड़ो से, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली आपकी मोहनजोदड़ो से, और बृहद स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। अगला में लिखा हुआ है 3 मुख वाले पुरुष की ध्यान मुद्रा वाली मुहर। एक मुहर मिलती है, क्योंकि पहले उस समय मुहर ही चलती थी, तो एक मुहर पर 3 मुख वाले एक कह सकते हैं ध्यान मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा हुआ है उस मुहर में, जिसके 3 सिंग है, उसके 3 मुख है या मुंह है,
साथ ही साथ इसके आसपास की बात करें इसके चारों तरफ, तो इसके चारों तरफ एक हाथी, एक बाघ, एक गेंडा, और इसके आसन के नीचे एक भैंसा है, और इसके हिरण, जो दो हिरण है, दो हिरण इसके पैरों पर या पैरों के सामने बैठे हुए हैं। इस व्यक्ति की जब इस तरीके की मुहर देखी गई तो इसे पशुपतिनाथ नाम दिया गया, जिसे भगवान शंकर से भी जोड़ा गया, क्योंकि इस मुहर में जिस तरीके की आकृति देखने को मिलती है वह कहीं ना कहीं अधिकांशतः यहाँ पर पशुए बैठे हुए थे इसके चारों तरफ, तो इसे पशुपतिनाथ कहा गया। अर्थात इनका मानना था कि कहीं ना कहीं ये धार्मिक अनुष्ठानों के अंतर्गत भगवान शंकर को भी मानते थे। तो 3 मुख वाले पुरुष की ध्यान मुद्रा वाली मुहर मिलती है हमें मोहनजोदड़ो से, और स्थिति आप समझ ही गए होंगे, ये थी आपकी सिंधु नदी, इसके दाएं तट पर बसा हुआ है आपका मोहनजोदड़ो। अगला बात करते हैं हम कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा का सामान्य सा अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। तो 1953 में बीबी लाल, ब्रजवासी लाल और बी के थापर ये इसकी खोज करते हैं, इसके उत्खनन करता है। घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ है आपका कालीबंगा, और अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो वर्तमान में ये हनुमानगढ़ जिला, जो राजस्थान राज्य है भारत के अंतर्गत, उस राजस्थान राज्य के अंतर्गत एक जिला है हनुमानगढ़ जिला। इस हनुमानगढ़ जिले में वर्तमान में इसकी अवस्थिति है, अर्थात यहाँ पर आप कह सकते हैं, यहाँ पर है आपका कालीबंगा, यहीं पर आपकी घग्गर नदी, तो इस घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ है आपका कालीबंगा। अब यहाँ से साक्ष्य क्या मिले, प्रमाण क्या मिले, तो जुते खेत के साक्ष्य मिले हमें कालीबंगा से। अग्नि वेदिकाएं या अग्नि कुंड या हवन कुंड मिले हमें यहाँ से कालीबंगा से, जो कि आयताकार रूप में हमें देखने को मिले। चूड़ियां, क्योंकि इसका अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ियां, तो चूड़ियां भी हमें यहीं से मिली कालीबंगा से। भवन निर्माण, अब देखिए यहाँ की एक मुख्य रूप से हमें ये देखा गया कि अधिकांशतः संपूर्ण जो हड़प्पा सभ्यता थी इसमें पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था, लेकिन कालीबंगा में कच्ची ईंटों का या अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था भवन निर्माण में। तो जूते खेत के साक्ष्य, अग्नि वेदिकाएं, चूड़ियां और भवन निर्माण के जो साक्ष्य मिले वे मिले हमें कालीबंगा से। अवस्थिति आप देख ही चुके हैं, राजस्थान जो प्रांत है, राज्य, उसके अंतर्गत हनुमानगढ़ जिले में है आपका कालीबंगा। अगले जो स्थल है या नगर है उसकी बात करें तो वह है आपका लोथल। जो लोथल है, इस लोथल की खोज करते हैं रंगनाथ राव, गुजरात के अहमदाबाद जिले में, जो भारत के अंतर्गत गुजरात राज्य है, उस गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में आपका लोथल वर्तमान में इसकी स्थिति है। भोगवा नदी इस लोथल के पास ही है, भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है लोथल, और 1955 और 62 में इस लोथल नामक स्थल की या नगर की खोज होती है। तो यहाँ पर है आपका गुजरात राज्य, इस गुजरात राज्य में यहाँ पर लोथल की अवस्थिति है या लोथल यहाँ पर बसा हुआ है, यहीं पर है आपकी भोगवा नदी। तो इस भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है आपका लोथल, रंगनाथ राव द्वारा इसकी खोज की जाती है। तो अगर हम इसके साक्ष्य की बात करें तो चूंकि धान की भूसी या कहे चावल के साक्ष्य मिले हमें लोथल से। दूसरा गोदीबाड़ा, जो जहाजों की गोदी जिसे कहा जाता है या कहें कि बंदरगाह स्थल जिसे कहा जाता है, वह था आपका लोथल। अब देखिए, जब आप हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पर फसलों के बारे में आते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर गेहूं, जौ के अलावा चना, मटर वगैरह, इन सभी फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो इस शुरुआत में होता क्या है कि इतिहासकारों में मतभेद उत्पन्न होता है कि यहाँ पर क्या चावल का उपयोग किया जाता था अथवा नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब लोथल से चावल के साक्ष्य मिलते हैं तो कुछ इतिहासकार कहते हैं क्योंकि लोथल एक बंदरगाह स्थल है तो यहाँ पर हो सकता है कि आयात निर्यात के रूप में चावल आता होगा यहाँ पर, या किसी विदेश द्वारा यहाँ पर चावल आता होगा। हो सकता है हड़प्पावासी चावल का उत्पादन नहीं करते होंगे, यहाँ पर चावल को मंगाया जाता था विदेशों से। लेकिन और भी कुछ साक्ष्य हमें ऐसे मिले जिसके आधार पर इतिहासकारों द्वारा यह सहमति दर्ज की गई या सहमति बतलाई गई कि हाँ, हड़प्पा सभ्यता में चावल का उत्पादन किया गया था। तो धान की भूसी के साक्ष्य मिले हमें लोथल से। गोदीवाड़ा अर्थात बंदरगाह स्थल था आपका लोथल। और फारस की मुहर, जब फारस की मुहर हमें यहाँ पर मिली तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि लोथल जो बंदरगाह था वह कहीं ना कहीं विदेशी व्यापार से, जो व्यापार होता था उस व्यापार से भी संबंधित था। अर्थात हड़प्पा सभ्यता में विदेशी व्यापार को भी यहाँ पर इंगित किया गया लोथल के फारस की मुहर से। अगला है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की खोज करते हैं गोपाल मजूमदार 1931 ईस्वी में, और यह बसा हुआ है सिंधु नदी के बाएं तट पर। मोहनजोदड़ो बसा था आपका सिंधु नदी के दाएं तट पर इधर। तो जो आपका चनहुदड़ो है वह बसा हुआ है सिंधु नदी के बाएं तट की ओर।
अर्थात दाएं तट पे है मोहनजोदड़ो, सिंधु के बाएं तट पर बसा हुआ है आपका चनहुदड़ो। सिंध प्रांत, चूंकि सिंध प्रांत में ही आपका मोहनजोदड़ो है, तो सिंध प्रांत के अंतर्गत पाकिस्तान में ही आपका चनहुदड़ो बसा हुआ है। और अगर हम इसके साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से हमें मन के बनाने का कारखाना, लिपस्टिक के साक्ष्य, कंगा और वक्राकार ईंटें हमें चनहुदड़ो से मिली। अर्थात मन के क्या होते हैं, जैसे जो माला होती है, मोतियों की माला होती है, इसी तरीके से पहले मन के बनाए जाते थे और इसमें भी विभिन्न प्रकार के मन के बनाए जाते थे। विभिन्न प्रकार से तात्पर्य है मेरा कि जो अमीर धनी वर्ग था, वे धनी वर्ग जो बहुमूल्य धातु थी उनके मन के बनाते थे। साथ ही साथ जो निर्धन वर्ग था, वे निर्धन वर्ग मिट्टियों के मन के बनाकर उनको पकाकर फिर पहनते थे। लिपस्टिक के साक्ष्य हमें चनहुदड़ो से मिले, कंगा हमें चनहुदड़ो से मिला और वक्राकार ईंटों का जो प्रयोग देखने को मिला वे मिला हमें चनहुदड़ो से। इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख 5 नगरों के बारे में हमने देखा। क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके से बनते हैं, तो जब हम हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो जाएगा ये वाला टॉपिक, तो उसके पश्चात हमें कंप्लीट यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं या बन सकते हैं उसके बारे में एक टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हड़प्पा से संबंधित 5 स्थलों के बारे में हमने देखा और 4 या 5 स्थल है जिनके बारे में देखना बाकी है। उसके पश्चात हमारा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नगर नियोजन और उसके अंतर्गत नगर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं।